हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू एग्री एग्जाम। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे गन्ना पर्यवेक्षक परीक्षा 2016 के बारे में, जो कि यह परीक्षा 3/7/2016 को हुई थी। 3 जुलाई 2016। उस टाइम गन्ना पर्यवेक्षक, इसका सिलेबस, इसमें आपके रीजनिंग के क्वेश्चन, सामान्य अध्ययन में कंप्यूटर, यूपी स्पेशल, जियोग्राफी, करंट अफेयर, ठीक, और आपके साइंस प्लस मैथ, यह सिलेबस था आपका। तो आज इस वीडियो में हम देखेंगे, ये रीजनिंग के क्वेश्चन तो देखेंगे नहीं क्योंकि ये हमारे काम के नहीं हैं। तो इसमें जो सामान्य अध्ययन में जो यूपी स्पेशल और कंप्यूटर तथा कृषि के जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। क्योंकि मैथ और रीजनिंग हमारे कोई काम की नहीं है। और हाँ, और इसमें हिंदी के भी क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है। तो रीजनिंग, हिंदी और मैथ ये इसमें हम नहीं देखेंगे, ठीक है। हम सामान्य अध्ययन में जो क्वेश्चन यूपी स्पेशल और कंप्यूटर के पूछे गए हैं उन्हीं के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा इसका जो क्वेश्चन नंबर 26 है वो है, निम्नलिखित में से कौन सा पैराग्राफ फॉर्मेटिंग है। तो इसका राइट आंसर है वो है आपका बी, अलाइनमेंट, ठीक है। चलिए देखते हैं। पैराग्राफ फॉर्मेटिंग में 3 चीज़ें होती हैं, अलाइनमेंट, स्पेसिंग और इंडेंट्स। अलाइनमेंट क्या है? यह पहला ऑप्शन है। इसे आप अपने प्रोजेक्ट बनाते हुए एमएस वर्ड में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें 2 प्रकार के ऑप्शन होते हैं, एक फुल जस्टिफाई और दूसरा लेफ्ट अलाइन, ठीक है। और दूसरा है स्पेसिंग। दूसरा ऑप्शन है स्पेसिंग। स्पेस मतलब जगह से है। नीचे सारे ऑप्शन समझ गए हैं, नीचे जो ऑप्शन दिए गए हैं वो समझाए गए हैं। ये आपका बिफोर पैराग्राफ से पहले कितना स्पेस छोड़ना है, आफ्टर पैराग्राफ, इसमें पैराग्राफ के बाद कितना स्पेस छोड़ना है, और लाइन स्पेसिंग में लाइनों के बीच का स्पेस सेट करते हैं। इंडेंट्स, इसका मतलब है जगह छोड़कर लिखना। इसमें निम्न ऑप्शन है, फर्स्ट लाइन इंडेंट। इस पैराग्राफ में पहली लाइन के सबसे पहले शब्द को थोड़ा स्पेस छोड़कर लिखने के लिए इस्तेमाल करते हैं। दूसरा है लेफ्ट इंडेंट। इसे लेफ्ट में स्पेस छोड़कर लिखने के लिए प्रयोग करते हैं। कई बार हम इन्फॉर्मेटिंग कर रहे होते हैं तो किस पैराग्राफ लेफ्ट में स्पेस छोड़ना होता है, हमें लेफ्ट इंडेंट में सेट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। निम्नलिखित कथनों में से भारत के संविधान के विषय में कौन सा कथन सत्य नहीं है। ये हमारा पॉलिटी का क्वेश्चन है, जो कि ये हमारे कोई काम का नहीं है, क्योंकि एजीटीए में तो आपकी पॉलिटी पूछी जाएगी नहीं, ठीक है। कंप्यूटर, यूपी स्पेशल और आपका कृषि, और यही जो आगे चल के जो गन्ना पर्यवेक्षक का पेपर होगा उसमें आपके कंप्यूटर और यूपी स्पेशल देखने को मिलेगी, और तीसरा जो है आपका एग्रीकल्चर ही मिलेगा, ठीक है। तो पॉलिटी को हम नहीं, क्वेश्चन को स्किप कर देंगे, ठीक है। ये हमारे कोई काम के नहीं है। ये क्वेश्चन नंबर 28 है, ये भी आपका पॉलिटी से है, ठीक है। और ये जनगणना वाले, ये भी आपका हमारे सिलेबस से रिलेटेड नहीं है, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 30 है, ये आपका इकोनॉमी का है, ये भी हमारे काम का नहीं है, ठीक है। अगर आप पूरा पेपर देखना चाहते हैं तो इसकी पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप जो हमारा है एग्री एग्जाम के नाम से, उसमें हम प्रोवाइड करा देंगे, वहाँ से आप देख सकते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर है 31 यह हमारा कंप्यूटर का क्वेश्चन है। ISTN
एक दूरसंचार प्रौद्योगिकी है जहाँ जहाँ ध्वनि, वीडियो एवं डाटा के साथ संचारित होते हैं। राइट है, केवल ध्वनि संचारित होती है, केवल मीडिया संचारित होता है, केवल डाटा संचारित होता है, तो हमारा राइट आंसर पहला ही हो जाएगा। ठीक है। ISDN, इसे हम इंटीग्रेटेड सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क कहते हैं। ये डिजिटल टेलीफोन सेवा ध्वनि, वीडियो एवं डाटा प्रदान करने का एक अंतर्राष्ट्रीय मानक है। ठीक है। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 32। ये हमारा पॉलिटी का है, जिसको हम स्किप कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 33। ये हमारा कंप्यूटर का है। क्वेश्चन है 33। भारत में प्रथम कंप्यूटर कहाँ पर प्रस्थापित किया गया? तो आपका ये हो जाएगा ऑप्शन बी, इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट कोलकाता में। ठीक है। भारत का प्रथम कंप्यूटर भारतीय सांख्यिकी संस्थान ISI कोलकाता में वर्ष 1995 में स्थापित किया गया। यह जापान के बाहर एशिया में पहली बार स्थापित कंप्यूटर था। नेक्स्ट क्वेश्चन 34। ये भी हमारा कंप्यूटर का है। पहला दूरसंचार उपकरण था, तो ये आपका हमारा हो जाएगा टेलीग्राफ, ऑप्शन बी। इसके बारे में देखते हैं। भारत में डाक एवं दूरसंचार क्षेत्र में एक धीमी असहज शुरुआत हुई। 1850 में पहली बार तार लाइन टेलीग्राफ डायमंड हार्बर और कोलकाता के बीच शुरू की गई। 1851 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए खोले गए डाक और टेलीग्राफ विभाग उस समय लोक निर्माण विभाग का एक हिस्सा था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 35। इसको हम स्किप कर रहे हैं। और हमारा 36 जो क्वेश्चन है, ये भी हमारा जियोग्राफी का है, हमारे कोई काम का नहीं है। ठीक है। हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे 37, क्वेश्चन नंबर 37, जो कि हमारे एग्रीकल्चर से मैच कर रहा है। निम्नलिखित में से कौन सी गैस वातावरण का महत्तम भाग है? तो आपका हो जाएगा नाइट्रोजन, क्योंकि आपको पता है नाइट्रोजन वातावरण में 78.08% पाया जाता है और ऑक्सीजन आपकी 20 से 21%। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 38। ई कॉमर्स, ई लर्निंग, ई बैंकिंग, ई कॉमर्स आदि निम्नलिखित में से कौन सी सेवाएं हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ई, ये ई सेवाएं हैं। ई कॉमर्स, इलेक्ट्रिक कॉमर्स का अर्थ है वाणिज्य के सभी कार्यों को इलेक्ट्रॉनिक की मदद से करना या इंटरनेट पर व्यापार करना। इंटरनेट के विकास ने कॉमर्स को आसान बना दिया है। इलेक्ट्रॉनिक की सहायता से दी जाने वाली इन सेवाएं जैसे ई कॉमर्स, ई बैंकिंग, ई कॉमर्स आदि सेवाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 39, जो कि हमारा जियोग्राफी का है। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 41, जो कि हमारा करंट अफेयर का है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 42, जो कि हमारा कंप्यूटर का है। IP कंप्यूटर में प्रयोग में लाई जाने वाली शब्दावली टर्म है जिसका पूर्ण रूप क्या है? तो आपका टर्म है, इसका जो पूर्ण रूप है वो है इंटरनेट प्रोटोकॉल, यानी बी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है। तो हमारी कुछ फुल फॉर्में हैं, उनको हम देख लेते हैं। IP का है इंटरनेट प्रोटोकॉल। NIC का हमारा फुल फॉर्म होता है नेशनल इंटरफेस कार्ड। और ISDN का है इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क। और URL का है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 43, जो कि पॉलिटी का है, इसे हम स्किप कर रहे हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 45, जो कि ये यूपी स्पेशल से
संबंधित लग रहा है। ठीक है, इसे हम देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्टैंड अप इंडिया स्कीम का प्रारंभ किस शहर में किया? ये जब पेपर हो, ये करंट का यूपी स्पेशल करंट का क्वेश्चन है, क्योंकि वर्ष हमारा पेपर जब है वर्ष 2016 में हुआ था, तब उसी के समय का ये क्वेश्चन है करंट का। तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो हमारा हो जाएगा नोएडा, क्योंकि नोएडा में स्टैंड अप इंडिया का स्कीम का प्रारंभ किया गया था। 5 अप्रैल 2016 को बाबू जगजीवन राम की जयंती के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा सेक्टर 62 नोएडा उत्तर प्रदेश में स्टैंड अप योजना का प्रारंभ किया। स्टैंड अप इंडिया योजना देश में अनुसूचित जातियाँ, अनुसूचित जनजातियाँ एवं महिलाओं को वित्तीय सहायता सुनिश्चित कर उसमें उद्यमशीलता को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से प्रारंभ की गई है। इस योजना के तहत 10 लाख रुपये से लेकर 1 करोड़ रुपये तक ऋण उपलब्ध कराने का प्रावधान है। ठीक है, हमारे जो आगामी पेपर हैं जैसे AGTA है, गन्ना पर्यवेक्षक होगा, ठीक, अभी तो इसका विज्ञापन आया नहीं है। ठीक है, टेबल ऑपरेटर है, तो इसमें जो यूपी स्पेशल के क्वेश्चन हैं वो आपके करंट से भी रिलेटेड पूछे जा सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 47, जो कि एग्रीकल्चर, हमारे एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। ठीक है, क्वेश्चन है निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य जूट यानी पटसन निर्मित वस्तुओं का अधिकतम निर्यात करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। ठीक है, चलो इसके बारे में थोड़ा देखते हैं। विश्व में भारत जूट से बनी वस्तुओं का सबसे बड़ा उत्पादन 3.5% और दूसरा बड़ा निर्यातक राष्ट्र है। देश में प्रथम जूट कारखाना 1859 में कोलकाता के निकट रिसरा नामक स्थान पर लगाया गया। पश्चिम बंगाल जूट के सामान का बृहत्तम उत्पादक है। आंध्र प्रदेश जूट के सामान का द्वितीय बृहत्तम उत्पादक है। पहला हो गया आपका पश्चिम बंगाल और दूसरा आपका आंध्र प्रदेश। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये करंट का क्वेश्चन है जो कि हम स्किप कर रहे हैं। ठीक है, हमारा क्वेश्चन नंबर है 49। निम्नलिखित में से कौन सा प्रकार उस कृषि प्रणाली को दर्शाता है जिसमें एक ही फसल लंबे चौड़े क्षेत्र में उगाई जाती है? निम्नलिखित में से कौन सा प्रकार उस खेती प्रणाली को दर्शाता है जिसमें एक ही फसल लंबे चौड़े क्षेत्र में उगाई जाती है? तो इसका जो है हम ऑप्शन इसके देखते हैं। इसका ऑप्शन ए है हस्तांतरी कृषि, ऑप्शन बी है रोपण कृषि, ऑप्शन सी है हार्टिकल्चर बागवानी, ऑप्शन बी है गहन कृषि। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका हो जाएगा ऑप्शन बी प्लांटेशन एग्रीकल्चर यानी रोपण कृषि। रोपण कृषि क्या है? रोपण कृषि, इस कृषि की विशेषता यह है कि इसमें कृषि क्षेत्र का आकार बहुत ही विस्तृत होता है। इसमें अधिक पूंजी निवेश, उच्च तकनीकी एवं प्रबंध आधार एवं वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग किया जाता है। यह एक फसली कृषि है जिसमें एक ही फसल के उत्पादन का संकेंद्रण किया जाता है। जैसे आपका चाय हो गया, कपास, गन्ना, कॉफ़ी, कोको, ये आपके रोपण कृषि के अच्छे उदाहरण हैं। ठीक है, जिसमें आपके चाय है, कपास है, कॉफ़ी है, ये काफ़ी पॉपुलर हैं रोपण कृषि के। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50। ये हमारा एग्रीकल्चर का ही क्वेश्चन है। ठीक है, इनमें से कौन सी रबी की फसल है? तो आपका हो जाएगा ऑप्शन बी सरसों। रबी फसल शीतकालीन फसल है। इस कृषि ऋतु की शुरुआत अक्टूबर महीने में और समाप्ति मार्च में होगी। इस ऋतु में उगाए जाने वाले फसल इस प्रकार हैं। ठीक है, तो आपके जो खाद्यान्न है इसमें आपका गेहूं है, जौ है, दलहन में मटर, चना और तिलहन में सरसों। खाद्य फसल आपकी जौ गेहूं हो गई रबी की, और दलहन में आपकी मटर चना हो गया, और आपका तिलहन में सरसों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 51 जो कि करंट का है, इसको हम स्किप कर रहे हैं। ये हमारा जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर है 52 जो कि है हमारे काम का क्वेश्चन है। ठीक है, ये हमारे कृषि से रिलेटेड क्वेश्चन है क्योंकि हमारे एग्रीकल्चर टीए में है। टीए के जो मेन सिलेबस में है उसमें एमएसपी का
जिक्र हुआ है, ठीक है, एमएसपी का उसमें मेंशन किया गया है। तो उसी, चलिए देखते हैं इसको। किसी फसल को सहायता देने के लिए सरकार निम्नलिखित में से कौन सी घोषणा करती है? तो आपका हो जाएगा एमएसपी, न्यूनतम समर्थन मूल्य, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। चलिए इसके बारे में देखते हैं। न्यूनतम समर्थन मूल्य क्या है? न्यूनतम समर्थन मूल्य कृषि उत्पादकों के लिए एक प्रकार की बीमा कीमत होती है। इसके द्वारा सरकार कृषकों को आश्वासन देती है कि खाद्यान्न की कीमतें नियत कीमतें से नीचे गिरने नहीं दी जाएगी। यदि कीमतें न्यूनतम समर्थन मूल्य से नीचे गिरती हैं तो सरकार घोषित न्यूनतम समर्थित कीमत पर खाद्यान्नों का क्रय कर लेगी। और हाँ, इसमें जो आपकी किसी भी फसल का न्यूनतम समर्थन मूल्य उस फसल की जो लागत है उससे 1.5 गुना बढ़ाकर जो है दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 53, जो कि हमारा हिस्ट्री से रिलेटेड है। ये मॉडर्न हिस्ट्री से रिलेटेड है, जो कि हमारे लिए आवश्यक नहीं है। हमारा क्वेश्चन नंबर है 57, जो कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। ये क्वेश्चन है 57, निम्न में से किस राज्य में काली मिट्टी पाई जाती है? तो आपका हो जाएगा गुजरात। गुजरात में काली मिट्टी पाई जाती है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर, ऑप्शन सी। चलिए देखते हैं काली मिट्टी क्या है। काली मृदाएं दक्कन के पठार के अधिकतर भाग पर पाई जाती हैं। महाराष्ट्र, गुजरात तथा तमिलनाडु में मुख्य रूप से पाई जाती हैं। गोदावरी और कृष्णा नदियों के ऊपरी भागों और दक्कन के पठार के उत्तरी पश्चिमी भाग में गहरी काली मृदाएं पाई जाती हैं। इस मृदा को रेंगुर तथा कपास वाली मिट्टी भी कहते हैं। रासायनिक दृष्टिकोण से इस मृदा में चूना, लोहा, मैग्नीशियम, एल्यूमिना तथा पोटास की काफ़ी मात्रा पाई जाती है, लेकिन इसमें फास्फोरस, नाइट्रोजन जैव पदार्थों की कमी पाई जाती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो कि एग्रीकल्चर का है। क्वेश्चन नंबर है 60, निम्न में कौन सी फसल एक फलीदार फसल है? तो आपका इसमें जो राइट आंसर है वो हमारा हो जाएगा दालें। फलीदार फसलें दलहनी फसलें होती हैं। इन फसलों में संतुलित उर्वरक का अनुपात 1:2:3 होता है। फलीदार फसलें मिट्टी को उर्वर बनाती हैं और उत्पादन बढ़ाने में मददगार होती हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन आ रहे हैं हमारे कोई काम के नहीं है, ठीक है, इनको इसीलिए हम स्किप कर रहे हैं। अगर आप उत्सुक हैं तो आपको ये पेपर टेलीग्राम में डाल दिया जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं, ठीक है। तो हमारा जो सामान्य दिन था उसके क्वेश्चन समाप्त हो गए। उसमें शायद जो कंप्यूटर था उसके शायद वही 6-7 क्वेश्चन थे, और हमारे एग्रीकल्चर से भी ऐसे 7-8 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। अब इसमें सामान्य विज्ञान में देखते हैं कोई क्वेश्चन है जो हमारे एग्रीकल्चर से रिलेटेड हो। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर इसका है 76। इसमें क्वेश्चन नंबर पहला है, कृत्रिम सिल्क के रूप में कौन सा सिंथेटिक फाइबर जाना जाता है? तो आपका हो जाएगा रेयान। ये आर्टिफिशियल जो है सिल्क होती है। रेयान सिंथेटिक फाइबर को कृत्रिम सिल्क के रूप में जाना जाता है। रेयान पुनर्जीवित सेल्यूलोज से निर्मित एक तंतु फाइबर है। इसका उत्पादन प्राकृतिक रूप से मिलने वाले बहुलकों से किया जाता है, ठीक है। रेयान को कृत्रिम रेशम, आर्ट स्किल के नाम से जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कांच का कौन सा प्रकार ऊष्मारोधी है? ठीक है, ये क्वेश्चन हमारे काम का नहीं है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 78। शुद्ध पानी का पीएच निकटतम क्या है? तो आपका हो जाएगा 7। पीएच मूल्य एक संख्या होती है जो पदार्थों के अम्लीयता व क्षारीयता को प्रदर्शित करती है। पीएच का मान 0 से लेकर 14 के बीच होता है। जिन विलयनों का मान 7 से कम होता है वो अम्लीय होते हैं, और जिनका मान 7 से अधिक होता है वो क्षारीय होते हैं। शुद्ध जल का जो पीएच है वो उदासीन होता है, अर्थात इसका पीएच जो जल का पीएच है वो 7 होगा।
ठीक है। शुद्ध जल विद्युत का कुचालक होता है। 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल का घनत्व अधिकतम तथा आयतन न्यूनतम होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारे जो सिलेबस से रिलेटेड होगा वही क्वेश्चन हम देखते हैं, बाकी हम स्किप कर रहे हैं। ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 83। नींबू में एसिड पाया जाता है, ठीक है, तो आपका पता है सिट्रिक एसिड पाया जाता है, यानी ऑप्शन सी इज राइट। चलिए इसके बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। सिट्रिक अम्ल एक दुर्लभ कार्बनिक अम्ल है जो नींबू, संतरे व अन्य खट्टे फलों में पाया जाता है। और लैक्टिक है, लैक्टिक अम्ल है वो आपको पता है दूध में पाया जाता है। टार्टरिक अम्ल इमली में पाया जाता है। मौलिक अम्ल सेब में पाया जाता है। और चना, जो चना है साग हमारा, चने की पत्ती, उसमें पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 84। कृत्रिम वर्षा के लिए प्रयुक्त किया जाता है, तो आपका हो जाएगा सिल्वर आयोडाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन ये साइंस के क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन देखो, ये एग्रीकल्चर से मैच कर रहा है, इसके बारे में थोड़ा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 93। दूध की घनता मापने के लिए कौन सा उपकरण प्रयुक्त किया जाता है? तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा लैक्टोमीटर। ऑप्शन ए लैक्टोमीटर। लैक्टोमीटर से आपको पता है दूध की शुद्धता मापने वाला यंत्र है। और हाइड्रोमीटर अपेक्षित घनत्व, और बैरोमीटर वायुमंडलीय दाब, और हाइग्रोमीटर वायुमंडलीय आर्द्रता। और हमारा क्वेश्चन नंबर है 89, ठीक है। हमारा इसको देखते हैं। परितंत्र के 2 मूल्य घटक, ऑप्शन ए है पौधे और प्राणी, ऑप्शन बी है बायोटिक एंड आयोबायोटिक, जीबी और अजीबी। इसका जो राइट आंसर है वो आपका बी ही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 94। ये देखो हमारे एग्रीकल्चर का क्वेश्चन है। पौधे के किस भाग से हल्दी प्राप्त की जाती है? तो आपको पता होगा पौधे के स्टेम से हल्दी प्राप्त करते हैं। हल्दी के पौधे खाने लायक हिस्सा प्रकंद हैं, जो कि अंतःभौमिक रूपांतरित तने का एक प्रकार है। हल्दी का पौधा एक प्रकंदीय बहुवर्षीय शाकीय पौधा है जिसका वानस्पतिक नाम कुरकुबा लौंगा है। यह इसका कुल जो है जिंजीबेरेसी के अंतर्गत आता है। इसकी उत्पत्ति उष्णकटिबंधीय दक्षिण एशिया मानी जाती है। इसका उपयोग औषधि, मसाले तथा रंग आदि के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायु का लगभग कितना भाग ऑक्सीजन है? तो आपका जो राइट आंसर है वो आपका हो जाएगा 1:5। वायुमंडल में आपको पता है नाइट्रोजन की मात्रा 78.07% है, ऑक्सीजन 20 से 21%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03 और आर्गन 0.93। अर्थात वायुमंडल में ऑक्सीजन का भाग 1:5 है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 96। ऑर्निथोलॉजी का संबंध किससे है? तो आपको पता होना चाहिए ये पक्षियों से रिलेटेड है। इस विज्ञान में पक्षियों से संबंधित अध्ययन किया जाता है। और सिस्मोलॉजी क्या है? इस शाखा के अंतर्गत भूकंपों का अध्ययन किया जाता है। फाइकोलॉजी इसके अंतर्गत शैवालों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 97। रक्त के जमने यानी थक्का में कौन सा विटामिन मदद करता है? तो आपका विटामिन के का नाम जो है फिलोक्विलोन। यह अंतःस्राव रोधी विटामिन है जो यकृत में प्रोथाम्बिन के निर्माण के लिए आवश्यक है। मानव शरीर में इस विटामिन की कमी होने पर रक्त का थक्का नहीं बनता और कटे स्थान से रक्तस्राव बहुत अधिक होता है। यह हरी पत्तेदार सब्जियां, टमाटर, पनीर आदि में पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 98। एंटोमोलॉजी का संबंध किससे है? तो आपका राइट है आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कीट विज्ञान से। एंटोमोलॉजी कीट पतंगों का अध्ययन, एरोबायोलॉजी उड़ने वाले जंतुओं का अध्ययन, इथोलॉजी जंतुओं के व्यवहारों का अध्ययन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ये साइंस का क्वेश्चन है। ये हमारा क्वेश्चन आ गया, देखो एग्रीकल्चर का है, सोयल साइंस का, ठीक है। बड़ा ध्यान से इसको देखते हैं। आप लोग देख रहे हैं तो इन जो क्वेश्चन एग्रीकल्चर और कंप्यूटर और जो यूपी स्पेशल और कृषि के जो क्वेश्चन
इसमें दिए गए हैं उनको आप बढ़िया नोट्स जो अगर आप बना रहे हैं तो कहीं नोट कर सकते हैं, ठीक है। नहीं तो PDF ग्रुप में डाल देंगे, वहाँ से आप इनको देख सकते हैं। क्योंकि हमारी आगामी जो परीक्षाएं हैं उनकी दृष्टिकोण से ये क्वेश्चन हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 107, भूक्षरण किसके द्वारा रोका जा सकता है? ऑप्शन ए है पक्षी जनसंख्या बढ़ाकर, इसे कैसे रुक जाएगा। ऑप्शन बी है वनारोपण, राइट आंसर है, हम जो वन लगा के भूक्षरण को रोक सकते हैं। वनस्पति को काट कर, अतिचराई, अरे अतिचराई तो सत्यानाश कर देगी। चलिए देखते हैं इसकी जो डिटेल्ड है। मृदा क्षरण एक भौतिक क्रिया है जिसके द्वारा मृदा पदार्थ एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच जाता है। मृदा पदार्थ जल तथा वायु के माध्यम से हस्तांतरित होता है। मृदा क्षरण अधिकतर मृदा उर्वरकता का ह्रास करता है। इसी कारण स्वरूप अपरदन को किसान की मौत कहते हैं। जो मृदा की ऊपरी परत होती है, ठीक है, उसका क्षरण हो जाता है, ठीक है, इसीलिए इसको कहते हैं किसान की मौत। शुष्क एवं अर्धशुष्क क्षेत्रों में जहाँ पर तापक्रम ऊंचा रहता है, वायु का वेग अधिक रहता है, मृदा शुष्क और मोटे कणों वाली होती है जिससे मृदा में कार्बनिक पदार्थों का अभाव होता है। वहाँ पर वनस्पति आवरण नहीं पाया जाता। वहाँ के क्षेत्रों में वायु के द्वारा मृदा का क्षरण अधिक होता है। सर्वाधिक जो मृदा क्षरण है वो उत्तर प्रदेश में जल द्वारा होता है। मृदा क्षरण को वनारोपण द्वारा रोका जा सकता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे काम का है, उसी को हम देखेंगे। ये देखो आ गया कंप्यूटर का, देखो साइंस में आ गया कंप्यूटर का क्वेश्चन। 1 मेगाबाइट में कितने किलोबाइट होते हैं? तो आपका हो जाएगा 1024 किलोबाइट। 1 MB में आपका 124 KB होता है। 1 बिट बराबर 0 या 1 के बराबर 1 बाइट बराबर 8 बिट्स। 1 KB 1024 बाइट्स। 1 MB 1024 KB। 1 GB 1024 MB। देखते हैं, साइंस में रख दिया है कंप्यूटर के क्वेश्चन। चलिए ये हमारे जो क्वेश्चन थे वो लगभग समाप्त हो गए हैं, क्योंकि अब हमारे जो मैथ के क्वेश्चन प्रारंभ हो गए हैं, ठीक है। चलिए जो हमारे इसमें एग्रीकल्चर के क्वेश्चन, UP स्पेशल के क्वेश्चन और कंप्यूटर के क्वेश्चन हैं उन्हीं का डिस्कस किया गया है, ठीक है। अगर आप उत्सुक हैं, इसमें जो मैथ है, रीजनिंग है, हिंदी के क्वेश्चन, तो इसका फुल पेपर हम टेलीग्राम में प्रोवाइड करा देंगे, वहाँ पे जाके आप उन्हें देख सकते हैं, ठीक है। तो कैसा लगा आपको यह वीडियो? अगर पसंद आया हो तो वीडियो को सब्सक्राइब करें, ठीक है, सब्सक्राइब कर ही लें, क्योंकि मैं ऐसे ही लेटेस्ट नई वीडियोस प्रोवाइड कराता रहूँगा, ठीक है। तो चलिए, अगर पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।